मैं डॉक्टर गीता राय, सहायक प्राध्यापक भूगोल। हमारा आज का टॉपिक है गुंबदाकार संरचना पर अपवाह एवं स्थलाकृति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ड्रेनेज एंड लैंडस्केप ऑन डोमल स्ट्रक्चर्स। गुंबदाकार संरचना अर्थात ऊंचे उठे हुए डोमल शेप के भाग। गुंबद का निर्माण विवर्तनिक क्रिया द्वारा होना चाहिए और इसका निर्माण अपरदन की क्रिया द्वारा नहीं होगा। दूसरा बिंदु है कि यह गुंबद कठोर एवं कोमल शैल परतों से निर्मित हो सकता है। सिर्फ एक प्रकार की शैल से भी निर्मित हो सकता है। इस अंतर के कारण विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां इसमें निर्मित होंगी। इस गुंबद का अंतरतम कठोर होगा और इसमें भ्रंश एवं प्रतिवलन उपस्थित नहीं होंगे। यह इसके लिए स्थितियां निर्धारित हैं। हम देखते हैं कि गुंबदाकार संरचना पर किस प्रकार स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इसे युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्थाओं के संदर्भ में अगर हम समझेंगे तो ज्यादा उचित होगा। तो पहले युवावस्था में, सबसे पहले युवावस्था में अनुवर्ती नदियों का उद्भव होता है और अपकेंद्रीय प्रवाह प्रणाली उत्पन्न होती है। अनुवर्ती नदियां अर्थात जैसे हमने पिछले वीडियो में समझा था कि अनुवर्ती नदियां ढाल के अनुरूप बहती हैं और अपकेंद्रीय प्रवाह प्रणाली अर्थात अगर यह समोच्च रेखा है और इसके चारों ओर प्रवाह विकसित होता है तो वह अपकेंद्रीय प्रवाह प्रणाली होता है। अर्थात ये सारी अनुवर्ती नदियां बहती हैं एक ऊंचे भाग से निचले भागों की ओर। निम्न कटाव युवावस्था में सक्रिय होता है। शीर्ष अपरदन की क्रिया प्रभावी रहती है। शीर्ष अपरदन में अपक्षय, अवपातन और सामूहिक स्थानांतरण का विशेष योगदान होता है। जब शीर्ष अपरदन की क्रिया होती है तो नदी अपने शीर्ष की ओर बहती जाती है। अगर हम यहाँ उदाहरण लें तो ये नदी न सिर्फ मलबे को ढलान की ओर ले जाएगी बल्कि शीर्ष भी कटता जाएगा और यह नदी इस दिशा में भी बढ़ेगी, यह नदी भी इस दिशा में बढ़ेगी। इस प्रकार इस गुंबदाकार स्थल का अपरदन होगा। तो हम वापस आते हैं। अपक्षय, अवपातन और सामूहिक स्थानांतरण अर्थात भूमि स्खलन का इसमें बहुत योगदान होगा। गुंबद शीर्ष पर बेसिन का निर्माण युवावस्था में होता है एवं प्रतिरोधी शैल से कगारों का निर्माण होता है। कगार कठोर चट्टानी भागों के ऊंचे भाग रहते हैं जो कि एक दीवार की तरह किसी स्थलाकृति का निर्माण करते हैं। तो प्रतिरोधी शैलों से युवावस्था में कगारों का भी निर्माण होता है। अब हम आते हैं प्रौढ़ावस्था में। गुंबदाकार स्थलाकृति या गुंबदाकार संरचना पर प्रौढ़ावस्था में उच्चावच सर्वाधिक रहता है। जैसे अपरदन के हर टॉपिक में हमने समझा है कि प्रौढ़ावस्था में उच्चावच सर्वाधिक रहता है, यानी अधिक गहरे भाग और ऊंचाई का अनुपात सर्वाधिक होता है। परवर्ती नदियों का विकास होता है और शीर्ष अपरदन होता है। इस चित्र को ध्यान से देखें। यह ढाल है और ढाल के अनुरूप अनुवर्ती नदियों का उद्भव होता है और इसके बाद समकोण पर मिलने वाली परवर्ती नदियां इसमें मिलती हैं। एक नदी अनुवर्ती नदी यहाँ बह रही है और एक नदी यहाँ बह रही है। ये अभिनति घाटियों में बह रही हैं। इस तरफ बहने वाली नदियां, छोटी नदियां, सहायक नदियां इसमें मिलती हैं और ये नदी इस दिशा में बह रही है, इसमें मिलती है। लेकिन शीर्ष अपरदन की क्रिया यहाँ घटित हो रही है और कालांतर में ये दोनों नदियां मिल जाएंगी।
जो नदी ज्यादा सक्रिय होगी वो दूसरी नदी का अपहरण करके और इसमें बह जाएगी और यह वलयाकार नदी का रूप धारण कर लेगी, जिसको हम अभी समझ लेते हैं। प्रौढ़ावस्था में वलयाकार प्रवाह प्रणाली का निर्माण होता है, एन्युलर ड्रेनेज पैटर्न का। वलयाकार प्रवाह प्रणाली क्या होती है? जब वलय आकार में नदियां बहती हैं घेरा बनाते हुए वृत्ताकार रूप में, तो वह वलयाकार प्रवाह प्रणाली कही जाती है। परवर्ती नदियों के शीर्ष अपरदन के कारण इस प्रकार की वलयाकार प्रवाह प्रणाली की उत्पत्ति होती है, जो कि कोमल शैलों पर गुंबद के चारों ओर वृत्ताकार रूप में स्थित रहती हैं। इसको हम समझ सकते हैं कि अगर यह गुंबद है, गुंबदाकार स्थलाकृति है, तो इस पर जब परवर्ती नदियों का उद्भव होता है और इसी प्रकार उस ढलान पे भी इस तरह से उद्भव होगा पीछे की तरफ, तो ये ऐसा लगता है कि इस पर्वतीय भाग को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। इस स्थिति को हम इसमें समझ सकते हैं। ये ऊंचा भाग जो ये 320 लिखा है, ये 320 मीटर की ऊंचाई यह है और हम इसको ऊपर से देख रहे हैं और चारों तरफ नदियां निकल रही हैं। अपकेंद्रीय प्रवाह प्रणाली इस प्रकार से बन रही है और जब यह शीर्ष अपरदन से एक दूसरे से मिल जाती हैं तो इस पर्वतीय भाग को इस प्रकार घेर लेती हैं। यह वलयाकार प्रवाह प्रणाली है। अब हम आगे समझते हैं कि विशेषक अपरदन क्या होता है। अगर कोई गुंबद एक प्रकार की चट्टान से, एक प्रकार के रेजिस्टेंस वाली चट्टानों से बना है तो उसमें ज्यादा विशेषक अपरदन नहीं होगा, लेकिन अगर ये कई प्रकार की चट्टानों से बना है जिसमें कठोर और मुलायम चट्टानों की परतें स्थित हैं इस प्रकार, तो फिर विशेषक अपरदन होगा। अर्थात जो कठोर चट्टानें हैं वह अपरदित नहीं हो पाएंगी जल्दी और मुलायम चट्टानें अपेक्षाकृत जल्दी अपरदित होंगी। इसे डिफरेंशियल इरोजन कहा गया है। इस प्रकार अगर विभिन्न प्रकार की कठोरता वाली चट्टानें अगर गुंबद में उपस्थित हैं तो निम्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। शूकर कटक, हॉगबैक, दोनों ओर तीव्र ढाल होता है। क्वेस्टा मंद ढाल होता है दोनों तरफ। एक दिग्नत कटक, होमोक्लाइनल रिज, एक तरफ ढाल तीव्र होता है और एक तरफ मंद होता है। चौथी स्थलाकृति बनती है नतिलंब घाटियां, स्ट्राइक लाइन वैलीज, जो कि कोमल चट्टानों पर उत्पन्न होती हैं। प्रौढ़ावस्था के अंत में बड़े गुंबदों के केंद्रीय भाग पर चौड़ा बेसिन विकसित होता है। उदाहरण दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड में वेल्ड गुंबदीय क्षेत्र में इस प्रकार का अपरदन देखने को मिलता है। तीसरा हम देखते हैं जीर्णावस्था। जीर्णावस्था में जैसा कि हम जानते हैं अपरदन की प्रक्रिया मंद हो जाती है, जमाव की क्रिया ज्यादा हो जाती है। पार्श्ववर्तीय अपरदन यानी कि क्षैतिज अपरदन प्रारंभ हो जाता है। सभी स्थलाकृतियां विलुप्त होने लगती हैं, अर्थात यह शूकर कटक, क्वेस्टा, एक दिग्नत कटक और नतिलंबीय घाटियां विलुप्त होने लगेंगी और समप्राय मैदान का निर्माण होने लगता है। समप्राय मैदान का निर्माण उसी स्थिति में हो पाता है जब व्यवधान न हो, विवर्तनिक व्यवधान न हो, इंटरप्शन न हो अपरदन चक्र में, तभी समप्राय मैदान की उत्पत्ति होती है। निष्कर्ष रूप में हम एक बार रिवाइज करते हैं। गुंबद एक ही प्रकार की चट्टान से निर्मित है अथवा परतदार चट्टानें हैं अगर, तो भिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न यानी अपकेंद्रीय प्रवाह प्रणाली का निर्माण होगा। वलयाकार प्रवाह प्रणाली का निर्माण होगा। अनुवर्ती नदियां एवं परवर्ती नदियों की उत्पत्ति होगी, जिसमें परवर्ती नदियां शीर्ष अपरदन करेंगी और वलयाकार प्रवाह प्रणाली का निर्माण करेंगी।
विशेषित अपर्दन से विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। तत्पश्चात समप्राय मैदान के रूप में पूरा स्थल परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गुंबदाकार स्थलाकृतियों पर नदियों और स्थलाकृतियों का विकास होता है। धन्यवाद।